आज की क्लास में हम लोग भाग 5 जो कि संघ है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 टोटल उसका आर्टिकल और उसका डिस्क्रिप्टिव ये आपको बताया जा चुका है। अब हम लोग भाग 5 जो कि संघ है इसका अध्ययन करेंगे। और जैसा कि पहले भी मैं आपको बताते रहा हूं, हर एक भाग का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है पहले उसके विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस अनुच्छेद का क्या मायने है, क्या मतलब है, और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भाग 5 को भी उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग 5 में जो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसका क्या मायने मतलब है ये समझ लेंगे, और उसके बाद उसमें जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स भी करिए ताकि पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाग 5 ये संघ है, संघ यानी यूनियन, और ये कहां से कहां तक है तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। और जैसा कि देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहां भी संघ शब्द आए आपको केंद्र समझना है। मामला क्या है ना कि भारत में केंद्र शब्द बोलते बोलते लोग आदी हो जाता है। जैसे देखिएगा केंद्र की सरकार आदमी बोलता है, एक्चुअल में सही शब्द संघीय सरकार होता है ना। तो केंद्र शब्द का यूज भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यहां भी संघ का इंग्लिश यूनियन आपको याद रखना है। देखिए संघ का 2 इंग्लिश होता है, एक यूनियन होता है और एक फेडरल होता है। दोनों का आप डिक्शनरी में हिंदी देखिएगा तो संघ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि देखिएगा ज्योग्राफी में भी एक शब्द आता है, ऐसे बहुत सारा शब्द है, आगे मैं बताते चलूंगा। जैसे ज्योग्राफी में एक खाड़ी शब्द आता है तो इसका भी 2 इंग्लिश होता है, एक बे होता है, एक गल्फ होता है। दोनों का डिक्शनरी में आप हिंदी देखेंगे तो खाड़ी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बे और गल्फ अलग अलग चीज होता है जो कि वहां आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से संघ का भी आप इंग्लिश देखेंगे तो एक यूनियन होता है, एक फेडरल होता है। लेकिन भारत जो है ये यूनियन वाला संघ है, और यूएसए अमेरिका जो है ये फेडरल वाला संघ है ना। तो इंग्लिश भले एक ही होता है, सॉरी हिंदी भले एक ही होता है, लेकिन दोनों का इंग्लिश अलग अलग है ना। तो अब इसमें हम लोग भाग 5 में बारी बारी से एक एक आर्टिकल हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 ये क्या कहता है तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यानी भारत में जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं उनके पद का संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, यानी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में किया गया है। बस अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 53 संघीय, या समझने के लिए केंद्रीय भी लिख लीजिएगा। जैसे संघ के जगह नहीं केंद्र लोग बोलता है उसी तरीके से, हालांकि सही शब्द संघ होता है। संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रधान, संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होंगे, ठीक। इसको ध्यान से आप समझिएगा। अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है, संघीय कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होंगे। देखिए एक एक शब्द का मतलब समझते हुए चलना है। मैं भाग 4 जब पढ़ा रहा था राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो उसमें देखिएगा मैंने मॉन्टेस्क्यू का पावर ऑफ सेपरेशन के बारे में आपको बताया था। मॉन्टेस्क्यू जो कि फ्रांसीसी यानी फ्रांस के एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे,
उन्होंने बेहतर शासन प्रणाली के लिए विश्व में सबसे पहली बार एक सिद्धांत दिया था जिसको शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यानी पावर ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। उसमें इन्होंने शक्तियों को 3 भागों में बांटा था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेटिव, जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है जिसका काम है कानून का निर्माण करना, वहां हमने बताया है, वहां जाकर के उस क्लास वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, ये विधायिका द्वारा बनाई गई कानून को लागू करते हैं। और कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आते हैं, तो जो नौकरी करने वाले लोग होते हैं, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वही इसके प्रधान होते हैं। और एक न्यायपालिका होता है जुडिशियरी, कोर्ट कचहरी वाला, वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो अनुच्छेद 53 क्या कह रहा है, संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रधान कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। ठीक इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 53 में ही कहा गया है कि सेना के भी जो सर्वोच्च कमांडर होंगे, सर्वोच्च कमांडर या सेनापति भी कहा जाता है। सेना के जो सेनापति होंगे या सर्वोच्च कमांडर होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। इसी अनुच्छेद में यह कहा गया है। एक चीज और अलग से देखिए, समझिएगा। देखिए ये भाग 5 शुरू किया गया है जो कि संघ है, इसके बाद भाग 6 आएगा जो कि राज्य है। और ध्यान रखिएगा भाग 5 वाला जो लैंग्वेज है भाग 6 में खूब रिपीट करेगा। बस संघ में जहां राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। संघ में जहां प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री हो जाएगा, है ना। तो संघ वाला लैंग्वेज राज्य वाले भाग 6 में आप देखिएगा खूब रिपीट करेगा। जैसे जब हम लोग भाग 6 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा राज्य, देखिए संघ है ना, यहां राज्य शब्द हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राज्यपाल होंगे, यहां पर भाग 6 में हो जाएगा। यहां राज्यपाल हो जाएगा और यहां राज्य हो जाएगा। ठीक, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राज्यपाल होंगे। तो लैंग्वेज रिपीट करेगा, पहली बात ये। दूसरी बात, एक चीज और अलग से आप कंफर्म समझ लीजिएगा। देखिए ऊपरी स्तर पर अगर संविधान को हम लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है। पढ़ने पे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति काफी शक्तिशाली है, सर्वे सर्वा है। लेकिन ध्यान रखिएगा संविधान की अगर वास्तविक स्थिति आप देखेंगे तो राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार का स्वतंत्र राजनैतिक अधिकार संविधान में नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति कोई भी जो संवैधानिक कार्य करेंगे वो केंद्रीय जो मंत्री परिषद होता है उसके सलाह के आधार पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। देखिए संविधान चरणबद्ध तरीके से पढ़ने पे ही समझ में आता है, इसमें आगे पीछे समझाना पड़ता है। बाकी धीरे धीरे सब मामला आगे आएगा, बस ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे। तो राष्ट्रपति को स्वतंत्र तरीके से कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है, इनको पूर्णतः केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। तो यहां देखिए अनुच्छेद 53 में तो ऐसे कह रहा है कि संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रधान राष्ट्रपति होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये राष्ट्रपति अपने मन से इसका संचालन नहीं कर सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्री परिषद कहेगा उसी के आधार पर राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। बस, तो यह था अनुच्छेद 53। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 इसमें लिखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव के जगह निर्वाचन भी लिखता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक। अनुच्छेद 54 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल। तो देखिए मैं पहले भी बताया हूं कि अभी आर्टिकल वाला मामला हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आएगा। बहुत सारी चीजें हैं
जो यहां पर नहीं समझ में आता है, नहीं आता है, वो डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन में आएगा। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इनका एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब जो इसमें वोट देगा, मत देगा। ठीक, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देगा उसी को यहां निर्वाचक मंडल कहा गया है। आगे आपको लिखवाया जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर होंगे। ठीक, तो आगे भी समझ आएगा। तो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देगा, यानी इनका निर्वाचक मंडल कौन होगा, ये प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति चुनाव की रीति। राष्ट्रपति चुनाव की रीति या पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में किया गया है। डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन में आएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। अब इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन में वहां बृहद रूप से इसकी चर्चा होगी। बस यहां इतना ही आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के तहत होता है, इसकी चर्चा और प्रावधान कहां किया गया है, अनुच्छेद 55 में किया गया है ना। और इसी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान, इस तरीके से मामले आएंगे। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि, ठीक, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान किया गया है। यानी राष्ट्रपति, आप भी जानते हैं, पदावधि का मतलब कि पद का अवधि, ये कितने वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे। तो आप भी जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति कितने वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे, इसका प्रावधान अनुच्छेद 56 में किया गया है ना। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की पद्धति, ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, ठीक। तो अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, देखिए सब संधि विच्छेद करके तोड़ करके समझिएगा, बिल्कुल समझ में आता है। तो अनुच्छेद 57 कह रहा है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अब देखिए सवाल ये उठता है कि ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है जो अनुच्छेद 56 में कहा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने कार्यकालों तक रह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 57 जो है, इसमें राष्ट्रपति कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, इसका कोई लिमिटेशन तय नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपने पद पर कितनों ही कार्यकाल के लिए रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2, 3, जैसे अमेरिका में देखिएगा कि राष्ट्रपति केवल 2 ही कार्यकाल के लिए वहां राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन, मतलब फिर से निर्वाचन का कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कितना भी बार बन सकते हैं। हाँ, चुनाव जीतना पड़ेगा, है ना, चुनाव जीत करके ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन कितनी बार बनेगा इसका कोई सीमा नहीं है। तो वही 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 58,
राष्ट्रपति पद की योग्यता ठीक, राष्ट्रपति की पद की योग्यता यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या एबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, इसका प्रावधान अनुच्छेद 58 में किया गया है। डिस्क्रिप्टिव में हम लोग देखेंगे, इसमें 4 शर्तें तय की गई है ना। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए 4 शर्त है। पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी न्यूनतम जो एज हो, उम्र हो 35 वर्ष हो, तीसरा वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, और चौथा वो किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना। इस तरीके से अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति की शर्तें, राष्ट्रपति पद की लिखिएगा, सॉरी, राष्ट्रपति पद की शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। अब अनुच्छेद 59 जो कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें, तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो वो विधायिका का अंग नहीं हो सकता है। विधायिका लेजिस्लेटिव, भारत में विधायिका 2 स्तर की है, एक केंद्र स्तर की जिसको संसद बोलते हैं, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसी तरीके से राज्य की विधायिका में भी कहीं कहीं 2 सदन है, कहीं कहीं 1 सदन है, वो आगे बताया जाएगा। तो एक विधानसभा हो जाता है, एक विधान परिषद हो जाता है। तो 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है ना। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सरकारी आवास दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन मिलता है। और अनुच्छेद 59 में ही राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति को सैलरी मिलता है, इसी अनुच्छेद 59 में इसका प्रावधान किया गया है। बस अब आगे अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ है, शपथ यानी ओथ है, ठीक। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाया जाता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 60 में है। और अनुच्छेद 60 में ही राष्ट्रपति पद के शपथ की प्रावधान किया गया है। और इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। और अगर मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए अनुपस्थित हैं, वो नहीं है, तो कोई सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो उनको शपथ दिलवाता है। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है, ठीक। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान। महाभियोग का इंग्लिश लिख लेंगे इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान, ठीक। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसका प्रावधान कहां किया गया है, अनुच्छेद 61 में किया गया है। अब ये महाभियोग है क्या, इम्पीचमेंट है क्या, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी को महाभियोग कहा जाता है। और इस महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपने पद से 3 प्रकार से हट सकते हैं। पहला, मान लीजिए मृत्यु हो जाए, ये तो स्वैच्छिक मामला है कि भाई मृत्यु हो जाए तो अपने पद से स्वतः वो हट जाएंगे। दूसरा हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें, उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे करके अपने पद से हट जाएं। और तीसरा जो मामला है, ये महाभियोग का है। महाभियोग का है कि महाभियोग लगा करके उनको उनके पद से हटा दिया जाए। तो महाभियोग के बारे में विस्तृत चर्चा डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन में करेंगे, अभी संक्षेपित रूप से समझेंगे। तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर असंवैधानिक रूप से कार्य करने लगेंगे,
ऐसी स्थिति में उनको उनके पद से हटाने के लिए जो संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को महाभियोग कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है कि राष्ट्रपति हर एक मामले में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति को कोई भी कार्य करना होता है, कोई भी राजनीतिक निर्णय लेना होता है। अगर वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का असंवैधानिक कार्य माना जाएगा और उन पर महाभियोग लगा करके उनको हटा दिया जाएगा। अब महाभियोग कैसे लगता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया है, वो डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी तक किसी भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है ना। अब आगे अनुच्छेद 62 देखेंगे। राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर निर्वाचन या चुनाव भी कहा जाता है का प्रावधान। ठीक, अब आर्टिकल 62 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर निर्वाचन या चुनाव का प्रावधान। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पद कितने प्रकार से खाली हो सकता है। तो अभी जस्ट हमने पीछे बताया, या तो उनका मृत्यु हो जाए, या इस्तीफा दे दें, या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं। तो एक तो होता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाए 5 साल, 5 वर्ष के बाद हर हाल में राष्ट्रपति के पद का चुनाव होगा। और दूसरा मामला हो सकता है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए, चाहे वो मृत्यु द्वारा हो, या इस्तीफा द्वारा हो, या महाभियोग द्वारा हो। तो 5 वर्ष के बाद वाला मामला तो ठीक है कि 5 वर्ष से इनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति पद का चुनाव होना चाहिए। और दूसरा इसमें यह है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल ठीक है 5 वर्ष है, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने से पहले ही राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए, या इस्तीफा दे दें, या महाभियोग द्वारा हटा दिए जाएं। मान लीजिए 2 वर्ष अभी राष्ट्रपति के पद पर रहे हुए हैं और शेष 3 वर्ष बचा हुआ है और ये अपने पद से हट जाएं। तो अब इसमें कहता है अनुच्छेद 62 कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से अगर हटते हैं तो अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नंबर 2, अगर कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है तो नया राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो 5 वर्ष तक रहेगा। 5 वर्ष तक रहेगा मतलब क्या, मान लीजिए 2 वर्ष रहे हुए हैं राष्ट्रपति, अब मान लीजिए अपने पद से हट जाए और फिर नया राष्ट्रपति चुना जाए, तो सवाल ये उठता है कि क्या जो इनका शेष 3 वर्ष बचा हुआ है वही इनका कार्यकाल होगा या 5 वर्ष होगा। तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो उसका पूरा कार्यकाल होगा 5 वर्ष होगा, है ना। यही प्रावधान अनुच्छेद 62 में किया गया है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 63। भारत के उपराष्ट्रपति ठीक, तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है ना। तो जिस तरीके से अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था संविधान में कहा किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। बस अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक, अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, है ना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो पहली बात कि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अनुच्छेद 64 कहता है
कि जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे वे स्वतः स्वतः यानी अपने आप राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे। यही अनुच्छेद 64 कहता है। एक बात अलग से समझिएगा, भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है एक व्यक्ति एक पद का है, यानी कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर रह सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति शिक्षक भी है और सरकारी डॉक्टरों है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही पद पर एक व्यक्ति रह सकता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति ऐसा एक अपवाद वाला पद है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है स्वतः। राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा सदन है, आगे सब विषय आएगा व्यापक रूप से, बस यहां ध्यान से आप समझते हुए चलिएगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो पहली बात की राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव नहीं होता है। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, अनुच्छेद 64 कहता है कि वो स्वतः अपने आप राज्यसभा के सभापति वो बन जाएगा, है ना। बस अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ठीक, तो आप भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति अपने पद से राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें या मृत्यु हो जाए या महाभियोग लगाया जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं। जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तो राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति चलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या अपने पद से हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, नहीं। उसके लिए चुनाव होगा और जो व्यक्ति वो चुनाव जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो अनुच्छेद 65 में इसका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के नहीं रहने पर उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, है ना, इस तरीके से। अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। ठीक, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति यानी प्रक्रिया दिया हुआ है ना। इसी में निर्वाचक मंडल दिया हुआ है, यानी कौन कौन वोट देगा। साथ ही साथ पद्धति जो है, पद्धति या रीति यह भी दिया हुआ है। तो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देंगे, तो इसमें होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो या मनोनीत हो, टोटल वो वोट देंगे। और पद्धति का मतलब, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का पद्धति दो पद्धतियों पर होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति, उसी पद्धति के आधार पर उपराष्ट्रपति के पद का भी चुनाव होता है। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 66 में किया गया है। ठीक, अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल एक ही चीज होता है। ठीक, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि 5 वर्षों का होता है। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है ना। और जैसे राष्ट्रपति का मामला है कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार कोई व्यक्ति बन सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं लगाया गया है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी कितने कार्यकालों के लिए बनेंगे, भारतीय संविधान में इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है ना। बस अब आगे लिखेंगे अनुच्छेद 68।
उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चुनाव का प्रावधान है ना। तो यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो इसके लिए भी अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव होना चाहिए नए उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति भी अपने पद से 3 प्रकार से हट सकते हैं। पहला कि उनका मृत्यु हो जाए, दूसरा वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दें, और तीसरा राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके इनको हटा दिया जाए। ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है, केवल राज्यसभा संकल्प पारित करके इनको इनके पद से हटाएगा। हालांकि बाद में लोकसभा से भी उसको पारित कराया जाता है ना। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 68 में किया गया है। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति का शपथ यानी ओथ। ठीक, तो उपराष्ट्रपति की शपथ की प्रावधान कहां किया गया है? अनुच्छेद 69 में किया गया है। और यही कहता है कि उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब आगे लिखेंगे, एक मिनट, आगे लिखेंगे अनुच्छेद 70, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। देखिए मामले को, शब्द को ध्यान से समझिएगा। आकस्मिक का मतलब होता है एकाएक, अकस्मात, एकाएक घटित होने वाली घटनाओं को आकस्मिक कहा जाता है। तो अनुच्छेद 70 कह रहा है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अब अनुच्छेद 70 की व्याख्या क्या है समझिएगा। संविधान में राष्ट्रपति के कार्यों का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। अब मान लिया जाए ऐसा कोई कार्य आ जाए जिसमें संविधान में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस शक्ति के द्वारा, किस संवैधानिक प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति उसको करेंगे। एकाएक कोई ऐसा मामला आ जाए कि अब समझ में उसका संविधान में कहीं प्रावधान नहीं किया गया है, तो ऐसी एकाएक घटित होने वाली घटनाओं को आकस्मिक कहा जाता है। और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अनुच्छेद 70 में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि कोई ऐसा अकस्मात घटना हो जाए जिसमें राष्ट्रपति को निर्णय लेना होगा, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए संसद कानून बनाएगा। संसद कानून बना करके राष्ट्रपति को देगा और फिर राष्ट्रपति उस विषय पर अपना निर्णय लेंगे, है ना। बस अब आगे अगला आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। काफी महत्वपूर्ण ये मामला है। ठीक, चाहे वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, अगर इनके चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में सवाल ये उठता है कि इनके चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद उठ जाता है, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो कौन फिर निर्णय लेगा? तो अनुच्छेद 71 कहता है कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो अंतिम माना जाएगा। अंतिम का मतलब फिर उसको चुनौती कहीं नहीं दिया जा सकता है।
जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेगा वो लास्ट होगा, अंतिम होगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे, समस्या होंगे, उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा और इसका प्रावधान अनुच्छेद 71 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ करके भारत में जो भी चुनाव होता है, चाहे वो मुखिया का हो, शहर का वार्ड का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी चुनाव हो, इन दो पदों को छोड़ करके, तो हर एक चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसमें चुनाव आयोग निर्णय लेता है, इलेक्शन कमीशन निर्णय लेता है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं और इसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं होती है, चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भूमिका होता है ना। बस अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 72, क्षमा आदि के मामले में निलंबन एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति काफी महत्वपूर्ण एक मामला है। क्षमा आदि के मामलों में निलंबन एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए, इसी को क्षमा दान भी आप लोग बोलते हैं। मृत्यु दंड के मामले में भारत में मामला क्या है कि जब हर एक न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना देती है, मान लीजिए जिला न्यायालय मृत्यु दंड का सजा सुना दिया, हाई कोर्ट भी मृत्यु दंड का सजा सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट भी मृत्यु दंड का सजा सुना दिया। अब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन समाप्त करने का न्यायालय के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। तो जब हर एक न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है तो अनुच्छेद 72 कहता है कि वो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति से क्षमा दान मांग सकता है, एक नया जीवन मांग सकता है। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है, जिसको क्षमा आदि के मामलों में निलंबन एवं लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति कहा जाता है। ये देखिएगा, राष्ट्रपति जो क्षमा दान देते हैं ये 5 प्रकार का होता है। वो डिस्क्रिप्टिव वाले में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्षमा दान 5 प्रकार का होता है। संक्षेप में अभी समझिएगा, राष्ट्रपति इसमें कोई भी निर्णय ले सकते हैं। या तो व्यक्ति को लघुकरण का मतलब कि सजा को कम करना, जैसे मान लीजिए मृत्यु दंड का सजा है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देना या 10 वर्ष 5 वर्ष में कम कर देना। या निलंबन मतलब एकदम खत्म, सजा को बिल्कुल समाप्त भी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक निर्णय अपने मन से नहीं ले सकते हैं। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद इनको सलाह देगा उसी के आधार पर इनको कार्य करना होता है। तो इसमें भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भूमिका अहम होती है ना। बस ये था अनुच्छेद 72। अब आगे देखिएगा अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, कार्यपालिका मतलब समझ रहे हैं, ये बार बार शब्द आएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मॉन्टेस्क्यू वाला पावर ऑफ सेपरेशन। कार्यपालिका का मतलब नौकरी करने वाले। तो अनुच्छेद 73 क्या कह रहा है? संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यानी अगर संसद, इसमें भी संसद के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, संसद पास करेगा, तो संसद जो है वो केंद्र के जो कार्यपालिका यानी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके शक्ति में विस्तार कर सकता है। जैसे देखिएगा, कार्यपालिका भी भारत में 2 स्तर का है, एक केंद्र स्तर का और एक प्रत्येक राज्य स्तर का। प्रत्येक राज्य के भी अपने अपने अधिकारी हैं और केंद्र के अपने अधिकारी हैं। तो केंद्र वाले जो हैं वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राज्य की अपनी अपनी अलग
कार्यपालिका शक्ति है। लेकिन अनुच्छेद 73 कहता है कि अगर मामला राष्ट्रीय हित का हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, यह संसद कर सकता है ना। तो आज का क्लास इतना ही, और ध्यान रखेंगे भाग 5 का जो आर्टिकल वाला सेक्शन है ये थोड़ा लंबा है, तो एक क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगा, ये लगभग 2-3 क्लास चलेगा। और इसको आर्टिकल वाले मामले को जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आएगा, और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी इसका लंबा है, क्योंकि इसमें भाग 5 में चूंकि संघ है, केंद्र है, तो केंद्र का जितना भी मामला है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, है ना, महान्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सब इसी सेक्शन में हम लोग को भाग 5 में ही अध्ययन करना है। तो पहले हम लोग आर्टिकल टोटल ये पढ़ लेंगे, क्योंकि ये 50 से लेकर के 151 तक है, तो 50 से 151 तक हम लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल को पहले समझ लेंगे कि कौन क्या कह रहा है। इसके बाद इसमें अलग अलग चैप्टर आएगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, ऐसे करके आएगा। तो आज का आपका क्लास इतना ही, ठीक है।